ये भाई बहनों की शॉपिंग कभी खत्म ही नहीं होती है। कोई कहेगा मेरे साथ जूते लेने चल, कोई कहेगा मेरे साथ कपड़े लेने चल, कोई कहेगा मेरे साथ फोन लेने चल। चलो फोन का तो एक बार समझ भी आता है, दूसरे इंसान की राय चाहिए, पर ये क्या हर छोटी छोटी चीज में तू साथ चल मेरे। मतलब पूरे दिन इन्हें बस हम शॉपिंग कराते रहे, कोई और काम नहीं है क्या हमें? पता नहीं क्या चक्कर है भाई बहनों का। अच्छा, उसके बाद दोस्त की कॉल आ जाएगी, ओ भाई जल्दी आ जा, मुझे ना एक इम्पोर्टेंट सामान लेना है। फिर पता है क्या होता है इनका इम्पोर्टेंट सामान? स्क्रबर होता है इनका इम्पोर्टेंट सामान। फिर ना मैंने भी दोस्त से पूछ लिया, वो ये स्क्रबर करता क्या है? उसने बताया ये ना डेड स्किन रिमूव कर देता है। फिर मैंने सोचा इसका मतलब हर कुछ दिन में हमारी स्किन डेड हो जाती है, पर इस हिसाब से ये जो मेरी स्किन है अब तक गायब नहीं हो जानी चाहिए थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी वेयर लर्निंग बायोलॉजी इज फन। तो आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन रेज किया कि अगर हमारी बॉडी के सेल्स डेड हो रहे हैं तो हम अब तक क्यों खत्म नहीं हो रहे। हम जानते हैं हमारी बॉडी तो सेल्स की बनी हुई है, और अगर वो सेल्स खत्म हो रहे हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जानी चाहिए, पर हम अब तक यहाँ क्यों टिके हुए हैं? तो शायद कुछ लोगों ने सही आंसर गेस भी कर लिया हो कि जो सेल्स हैं डेड हो रहे हैं उनकी कोई रिप्लेसमेंट हो रही होगी, कि कुछ न्यू सेल्स आ रहे होंगे। तो सच में यही होता है, उन लोगों ने सही गेस किया है कि हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं। सो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सबसे पहले ये बात कही थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ विर्काउ। तो उन्होंने भी यही बात बताई थी। अब ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है हमारी बॉडी में, ये ना हमेशा से चलती आ रही है। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि बचपन से क्या मेरी हाइट यही होगी? अरे किसी की भी नहीं होती, मेरी कैसे हो जाएगी? तो यानी कि जो मेरी हाइट बढ़ी है वो कैसे बढ़ी है? सेल डिवीजन की वजह से। इसी तरह हम सब अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट है इसकी ना डिवीजन होती है, तब जाके हम मल्टी सेलुलर बनते हैं। तो यानी कि सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ हमारी चलती ही रहती है। अब ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ना, तो सेल एम ही नहीं कर सकता। सेल को ना इसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ इवेंट्स करने पड़ेंगे और सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा। तो जो सीक्वेंस होती है इवेंट्स की जिसमें सेल जाता है सेल डिवीजन को करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन के वक्त होता क्या है। तो ये जो सेल साइकिल है ये खुद दो सब फेजेस में डिवाइडेड होती है। एक फेज होता है प्रिपरेटरी फेज और एक होता है फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। इसे इस तरह से समझो, तुम्हें बायो का एग्जाम देना है, 3 घंटे का एग्जाम देना है तुम्हें बायो का। तो क्या तुम उसके लिए पहले प्रिपरेशन नहीं करोगे, सीधा एग्जाम देने बैठ जाओगे? प्रिपरेशन तो करके ही जाओगे, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो इसी तरह सेल साइकिल का फर्स्ट फेज होता है इंटरफेज। ये क्या है? प्रिपरेटरी फेज, कि भाई सेल डिवीजन से पहले, एक्चुअल एग्जाम से पहले तैयारी तो करें। दूसरा फेज होता है एम फेज, जिसे हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। दिस इज द फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। अब तुम बात करो कि ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? अरे 3 घंटे के पेपर के लिए पूरा साल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कुछ महीने पढ़ते हैं, बट ऑब्वियसली 3 घंटे से तो ज्यादा ही पढ़ते हो। तो प्रिपरेटरी फेज में सेल साइकिल का 95% टाइम चला जाता है, बचा हुआ 5% टाइम जाता है एम फेज के अंदर। अब प्रिपरेशन काफी सारी है, तो इसको इजीली समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसे डिवाइड कर दिया है 3 सब फेजेस के अंदर। तो इसमें 3 सब फेज हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो अब सबके इवेंट सुनो क्या क्या होते हैं। तो G1 को हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं। देयर G इज फॉर ग्रोथ एज वेल। तो इसमें क्या होता है, सेल ना अपना साइज इंक्रीज करता है। अब साइज क्यों इंक्रीज करने की जरूरत है? इतना सा सेल है, अब तुम कहो उसमें से 2 और सेल निकाल दो, तो और कितने छोटे होंगे? बहुत छोटे हो जाएंगे। तो सेल अपना साइज बढ़ाता है ताकि जो 2 डॉटर सेल्स बने उनका कुछ तो अच्छा खासा
मास हो, कुछ तो साइज बन के आए जो दिखे, तो इसलिए सेल अपना साइज इंक्रीज करता है। अब इससे दूसरा फेज क्या है, एस फेज। तो क्या करता है, इसकी भी थोड़ी सी तैयारी कर लेता है इसमें। तो जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं एस फेज के लिए, वो भी इस फेज में सेल सिंथेसाइज कर लेता है। अब बात की जाए एस फेज की खुद, तो एस फेज का मतलब है सिंथेसिस फेज। तो इसमें क्या सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसमें मेनली डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है या फिर रेप्लिकेट होता है इस फेज के अंदर। ये काफी पूछा जाता है एंट्रेंस में कि एस फेज में क्या हुआ या डीएनए डुप्लीकेशन किस फेज में हुई। अब बात की जाए डीएनए डुप्लीकेट क्यों करना है, तो देखो लॉजिक ये है, एक सेल बेकार है अगर उसमें कोई डीएनए नहीं है तो सेल क्या करता है, अपना डीएनए डबल कर लेता है, जो पहले था उससे डबल हो गया। तो आधा डीएनए एक डॉटर सेल में और आधा डीएनए दूसरे डॉटर सेल में, पर सेम डीएनए जाना चाहिए। तो इसलिए डीएनए जो है खुद को डबल कर लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो इसमें होता है वो होता है हिस्टोन सिंथेसिस। तो जो मेरी वीडियो थी डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, उसमें मैंने बताया था कि डीएनए कभी भी अलोन नहीं होता, वो हमेशा हिस्टोन नाम के कुछ प्रोटीन्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड रहता है। तो यहाँ भी डीएनए जो डुप्लीकेट हुआ, नया डीएनए हुआ, वो भी हिस्टोन के साथ जुड़ेगा। डिटेलिंग देखने के लिए उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे कैसे वो जुड़ता है इसके साथ। तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है एस फेज में होती है, स्पेशली एनिमल सेल्स के अंदर, वो है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो सेंट्रियोल भी एक स्पेसिफिक टाइप की ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है और ये आगे की सेल डिवीजन में काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। तो इसका भी डबल होना जरूरी होता है। तो ये इवेंट है एस फेज की। नेक्स्ट है G2 फेज, जिसे हम गैप 2 भी बोलते हैं। इसमें भी सेल साइज फर्दर इंक्रीज होता है। और ये फेज क्या है, एम फेज से पहले का फेज है। तो इसमें प्रोटीन्स एंड आरएनए बनते हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एम फेज के लिए। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं इंटरफेस के लिए। डायरेक्ट आता है इवेंट्स बताओ या फिर क्लासिफाई करो कि कौन सा इवेंट किस फेज में होगा। नेक्स्ट हम बात करें एम फेज की, द फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। तो इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो इस फेज में 2 इवेंट्स होते हैं, 2 सब इवेंट्स होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है, तो ये कैरियो आया है कैरियन वर्ड से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस इज यूज्ड फॉर डिवीजन। तो यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगी। इसे इस तरह से देखो, जब सेल साइकिल स्टार्ट हुई थी तो ये कहानी थी, सेल में 2C था इसका डीएनए कंटेंट। अंत तक आते आते इंटरफेस पूरा होते होते इसका साइज बढ़ गया और डीएनए कंटेंट भी डबल हो गया 4C। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, ये सेल साइज तो इतना ही है, 2 न्यूक्लियस बन गए 2C ईच। सो दिस इज कैरियोकाइनेसिस। कंप्लीट सेल डिवीजन के लिए क्या होना चाहिए, अब 2 सेल्स बनने चाहिए। तो दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, ये सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना देगा। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो गई, सेल ऑर्गेनल्स आपस में बढ़ जाएंगी और 2 सेल्स बन जाएंगे। इसी को हम बोल रहे हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहला फेज था इंटरफेज और दूसरा फेज था एम फेज। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेल साइकिल की, जिसमें आप देख सकते हो G1, S, G2 और एम फेज है। तो हमने क्या बात की है कि सबसे पहले सेल G1 फेज में है, उससे वो जाएगा S फेज में, उसके बाद एंट्री होगी G2 में एंड फाइनली एम फेज में, जहां वो डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। फिर क्या होगा, सेल साइकिल है, घूम के वापस हर चीज। तो एम फेज से दोबारा एंट्री हो जाएगी G1 फेज में। अब तुम कहोगे यार ये चरखा है, मतलब क्या चलता ही जाएगा या सेल डिवाइड करता रहेगा। और दिक्कत क्या, अगर सेल डिवाइड करता रहे, कुछ लोग कहेंगे थक जाएगा।
तो देखो थकान का तो यहाँ लॉजिक नहीं है, दिक्कत ये है कि बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी अगर सेल डिवीजन नहीं रुकी, जिसका नाम है कैंसर। है ना खतरनाक बीमारी, आजकल तो इसका रेट बहुत बढ़ गया है। तो कैंसर का मतलब है कि जो सेल है वो बार बार डिवाइड हो रहा है और एक सेल मास क्रिएट हो रहा है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। तो अगर ये सेल नहीं रुका और डिवाइड करता ही गया बिना सोचे समझे, कुछ भी हुए, मतलब कोई रेगुलेशन नहीं और डिवीजन चलती ही जा रही है, तो कैंसर हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए सेल G1 फेज से एग्जिट कर जाता है और एंटर कर जाता है एक अनदर फेज में, जिसे हम बोलते हैं G0 फेज। इस फेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, इनएक्टिव फेज भी बोलते हैं और क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल इनएक्टिव हो गया है। अगर हम बात करें डिवीजन की, तो इस फेज में सेल ना ही डिवीजन करेगा, ना ही कोई प्रिपरेशन करेगा डिवीजन की। पर इसका मतलब ये नहीं है सेल बेकार हो गया, वो कुछ नहीं कर रहा, अपने जो उसके काम है वो तो वो करेगा। तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगा इस स्टेज में, तो ये काम तो करता है सेल। अब तुम पूछोगे यार इसका मतलब अब सेल साइकिल खत्म, इस सेल के लिए अब कोई डिवीजन नहीं। तो डिपेंड करता है इस फेज में किस तरह की एंट्री है। तो कुछ सेल्स की तो परमानेंट एंट्री होती है इस फेज में और कुछ सेल्स की टेम्परेरी एंट्री होती है G0 फेज के अंदर। तो जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं, यानी ब्रेन सेल्स हो गए या कार्डियक सेल्स हैं, उनकी जो एंट्री है वो तो परमानेंट हो जाती है। पर कुछ अदर सेल्स हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, स्किन सेल्स, उनकी टेम्परेरी एंट्री होती है इसके अंदर। जब एप्रोप्रिएट सिग्नल्स होते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो दोबारा एंटर हो जाते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो जब एप्रोप्रिएट सिग्नल मिलेगा, टेम्परेरी G0 फेज वाले सेल्स तो दोबारा डिवाइड कर जाएंगे, पर ये जो परमानेंट वाले सेल्स हैं ये दोबारा डिवाइड नहीं करते। अब तुम देखोगे यार ये तो सेल साइकिल हम तो सोच रहे थे इजी सा काम है, पर ये तो बड़ा ट्रिकी काम है, बड़े फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो क्या कैंसर हो सकता है। तो क्या होता है, हर जगह ना चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कि अगर वो चेक पॉइंट्स क्रॉस हो गए तो ही सेल डिवीजन को प्रोसीड किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए। तो सबसे पहला चेक पॉइंट है G1 चेक पॉइंट। तो पहली चीज जिसका सेल ध्यान रखता है वो है सेल साइज, कि सेल साइज ठीक से बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा है ठीक से तो ही एस फेज में एंट्री करो, अदरवाइज मत करो। दूसरी चीज जिसका सेल ध्यान रखता है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कि भाई प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या नहीं है। आगे तो और बड़े बड़े काम करने सेल को, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तीसरी चीज जिसका सेल ध्यान रखता है वो होता है मॉलिक्यूलर सिग्नल्स। तो जैसे कि मैंने G0 फेज में बात की कि जिनका टेम्परेरी होता है G0 फेज, उनके लिए एप्रोप्रिएट सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो होंगे तो टेम्परेरी G0 से दोबारा G1 फेज में एंट्री हो जाती है। इसी तरह G1 से S में प्रोसीड करने के लिए भी सेल ध्यान देता है कि एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर सिग्नल्स उसके पास हैं या नहीं है। फोर्थ चीज जिसका सेल ध्यान देता है वो होता है उसका DNA, कि भाई जो DNA है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। बहुत जरूरी है अपने DNA डैमेज को चेक करना। क्यों? क्योंकि DNA डैमेज इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कैंसर। नेक्स्ट चेक पॉइंट होता है G2 फेज के अंदर। इस चेक पॉइंट में सेल ध्यान देता है सिर्फ और सिर्फ अपने DNA के ऊपर। तो DNA के बारे में सेल क्या चेक करता है? पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की DNA डैमेज तो नहीं है। खराब DNA है तो या तो सेल उसको ठीक कर ले, या इतना ज्यादा खराब है तो सेल कई बार खुद की डेथ भी करा देता है। सिस्टम कहता है ये सेल तो बिल्कुल ही खराब हो गया, इसको खत्म कर दो, तो वो डिसीजन लेना। दूसरा तुम देखोगे कि G2 फेज जो है S फेज के बाद हुआ है। S फेज में क्या था कि 2C से DNA कंटेंट डबल हो गया, 4C हो गया। तो सेल चेक करता है कि ये जो DNA रेप्लिकेशन है ये प्रॉपरली हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है M फेज के अंदर। इसके अंदर सेल ना चेक करता है कि अभी जो चीजें हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर चेक करता है बीच में ठीक है या नहीं है।
क्या मुझे एक्चुअल डिवीजन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ये सारे चेक पॉइंट क्लियर होते हैं तभी ये 2 सेल बन के आते हैं, अदरवाइज ये 2 सेल नहीं बनते। तो सेल की स्ट्रैटेजी है गलत काम नहीं करना, बीच बीच में चेक करते रहना है। अगर नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो जाएगी और हो जाएगा कैंसर। तो सेल हर पॉसिबल कोशिश करता है कि ये गलत काम ना हो। अच्छा, अब तुम एक चीज देखोगे डायग्राम में कि मैंने ना हर फेज की कुछ लेंथ बनाई है अलग अलग। तो असल में क्या होता है कि सेल साइकिल के फेजेस की ना अलग अलग ड्यूरेशन होती है। तो जो एक टिपिकल ह्यूमन सेल है उसकी टोटल तो 24 आवर्स की होती है सेल साइकिल की जो लेंथ है। अब इंडिविजुअल फेजेस की हम बात करें क्या ड्यूरेशन है, तो G1 फेज में सेल स्पेंड करता है 11 आवर्स, S फेज में उसे लगते हैं 8 आवर्स, G2 फेज में लगते हैं 4 आवर्स एंड फाइनली M फेज में लगता है 1 आवर। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि सेल जो है सबसे ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है इंटरफेस के अंदर। तो यानी कि 24 में से 23 आवर्स वो स्पेंड कर रहे हैं इंटरफेस के अंदर और सिर्फ अपना 1 आवर वो स्पेंड कर रहे हैं एम फेज के अंदर। तो ये वाला जो सवाल है कि कितने आवर्स कहाँ स्पेंड हुए, ये आपकी नीट में आता है, सीबीएसई में नहीं पूछा जाता, पर नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको भी पढ़ के जरूर जाना पेपर में। और अब हम बात करें अगर एम फेज की, तो वो एक बहुत लंबी कहानी है, तो आज की वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगी वो कहानी, पर इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी। सो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको पता लग जाए कि हाँ भाई इसकी आगे की कहानी आ गई इंटरनेट के ऊपर। दूसरा, अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ आज के कंटेंट में, आज की कहानी में से, तो उस प्रॉब्लम को कमेंट करो एंड वी विल डिस्कस कि उसका क्या सॉल्यूशन है। एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। We will meet in the next video lecture. Till then, adios.